Hello everyone, how are you? You are also good. Okay, today I will deliver my second lecture on PGT Commerce. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अपना जो सेकंड लेक्चर है वो चलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग. इससे पहले लेक्चर में जो हम कर चुके हैं वो हमने किया था फर्स्ट लेक्चर बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है उसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था. तो अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल से. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस इकोनॉमिक्स फिल द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेस. देखो, हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते आए हैं, चाहे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो चाहे आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो. एक हम प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना. इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों को मिक्सचर जो आप बोल सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज करना सिखाया जाता है किसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स में. वेरी गुड. प्रोफेसर ह्यूज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. क्योंकि जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन करता है किसी बिजनेस में तो वो मैनेजर करता है. तो आप इसलिए इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हो कि इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. अब आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की क्या क्या नेचर्स हैं बिजनेस नॉर्मली. तो एक होता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है या तो साइंस होता है या फिर आर्ट होता है या फिर दोनों होता है. ठीक है ना. साइंस में भी आप बोल सकते हो कि सोशल साइंस है या फिर आपकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस टाइप से है. तो नॉर्मली साइंस किसी भी सब्जेक्ट को हम तभी बोलते हैं जब ये चार चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. कौन कौन सी, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स नंबर 1. सेकंड, स्पेसिफिक प्रिंसिपल रूल एंड थ्योरीज, यानी कि उसके फैक्ट पे बेस होना चाहिए पहला. तो नेक्स्ट होता है कि सर स्पेसिफिक प्रिंसिपल, उसके अलग से रूल रेगुलेशन थ्योरम होनी चाहिए जिसके बेस पर आप उसको स्टडी करते हैं. फिर वो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी बताए उन थ्योरी में कि कौन सा कोज है कौन सा आपका इफेक्ट है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिसकी होती है. तो साइंस के लिए चार चीज़ों का होना कंपलसरी है. पहला क्या, सिस्टेमेटिक स्टडी, यानी कि उसकी एक प्रोसेस सीक्वेंस होनी चाहिए. सेकंड वन आता है स्पेसिफिक प्रिंसिपल, रूल या थ्योरीज. थर्ड आता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और फोर्थ आता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. ये आपको याद करना है. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं आपका साइंस के रिगार्डिंग. साइंस पॉजिटिव भी होती है और आपका नेगेटिव भी होती है. तो पॉजिटिव साइंस किसको बोलते हैं, जो व्हाट इज, व्हाट वॉज, व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा, इनका अगर आपको आंसर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव साइंस. नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, क्या होना चाहिए, शुड बी, ought टू बी. ठीक है ना. क्या होना चाहिए इसको कौन बताएगा, नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है. यानी कि ये है क्या होना चाहिए, होना, पॉसिबिलिटी को दिखाता है जो नॉर्मेटिव साइंस. बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी नॉर्मेटिव साइंस है. क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है. तो आपको ये याद रखना है. अगर क्वेश्चन बन सकता है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे, सर ये नॉर्मेटिव साइंस होती है, इसमें पॉसिबिलिटी के ऊपर काम किया जाता है, ना कि आप बोल सकते हो कैलकुलेटिव फैक्ट के ऊपर भी से काम किया जाता है. नेक्स्ट वन, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है लेकिन साइंस में नॉर्मेटिव साइंस है. फिर आता है आर्ट. आर्ट क्या होता है, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या कहलाता है, आर्ट. जैसे क्रिकेट है, हर कोई खेलता है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हम बोलते हैं जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ये बहुत अच्छे खेलते हैं. क्यों, क्योंकि उसी काम को, सेम काम को करने की उनके जो आर्ट है वो सबसे बेस्ट है. द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड नॉर्मेटिव साइंस. इट गिव्स द आंसर ऑफ वाई, व्हाट एंड हाउ. ठीक है ना. क्यों, क्या और कैसे का आंसर देता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो आप क्या याद रखना है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है और नॉर्मेटिव साइंस है. वेरी गुड. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का अदर सब्जेक्ट से रिलेशन हो सकता है या नहीं. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिलेशन नॉर्मल इकोनॉमिक्स से हम कह सकते हैं. नॉर्मल इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रो मैक्रो आप बोल सकते हो, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका रिलेशन स्टैटिक्स से आप डिनोट कर सकते हो, मैथ से कर सकते हो, अकाउंट से कर सकते हो. ठीक है ना. यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में और अकाउंट में, इनके साथ मिक्स यूज किया जा सकता है. अब जो आपका क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि मैथडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या है. एक होता है डिडक्टिव मैथडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है इकोनोमेट्रिक, और एक होता है आपका केस स्टडी के रिगार्डिंग. ठीक है ना. ये आपको याद करना है.
तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं आपका डिडक्टिव। क्या पढ़ते हैं? डिडक्टिव के रिगार्डिंग। तो डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखिए, डिडक्टिव में है ना, आप बोल सकते हो फैक्ट पे बेस होता है। अगर आप ने पढ़ा हो तो जब यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो पेपर 1 में आता है इंडक्टिव डिडक्टिव, दोनों हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो डिडक्टिव मतलब होता है जो 100% फैक्ट पे बेस हो, जो 100% फैक्ट पे बेस होता है, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं डिडक्टिव को। तो इसके अंदर क्या है सर? सेरिटेरियस पेरिबस, जिसको हम बोलते हैं अदर थिंग बीन रिमेन सेम, कि अन्य बातें समान रहने पर वो भी इसमें हम लागू होता है। जर्नल ट्रूथ को बताता है ये, यानी कि जर्नलाइज ओवरऑल क्या होता है उसके बारे में बात करता है। प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप को बताता है, नोट इन रियलिटी, यानी कि वास्तव में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ एक्यूरेटली 100% श्योर हो इस अर्थ पर। फिर आता है जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मीन्स, जैसे आपको याद हो तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका जर्नल। फिर आपको करना क्या है, नाम अलग अलग ले सकते हो, लाइक पूनम इज ब्यूटीफुल, सोनम इज ब्यूटीफुल, ये क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक। यानी कि आपको थ्योरी पता है, रूल पता है, आप क्या कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल डिनोट कर रहे हो, ठीक है ना। तो याद है जर्नल टू स्पेसिफिक, वेरी गुड। फिर आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ बिजनेस में क्या है, इसमें आप स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हो। कहाँ जाते हो? स्पेसिफिक टू जर्नल। तो आपको ये याद करना है, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल दोगे और उसके बाद आप जाओगे किस पे? थ्योरीज पर। किस पे जाओगे? थ्योरीज पर। जो नई थ्योरी बनती है वो इंडक्टिव में बनती है, जबकि थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है वो किया जाता है किसमें? डिडक्टिव में। तो ये आपको याद रह जाएगा ना। अगर नई थ्योरी बनानी है या कोई नया रूल बनाना है तो इंडक्टिव में, और अगर उसको वेरीफाई करना है तो डिडक्टिव में। 100% फैक्ट पे बेस होता है डिडक्टिव, इसलिए रियलिटी में नहीं मिलता। और इंडक्टिव आपका प्रोबेबिलिटी आंसर देता है, प्रोबेबल, ठीक है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनोमेट्रिक। क्या आता है? इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन आपका आता है इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स और मैथमेटिक्स। क्या क्या आता है? इकोनॉमिक, इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर हम स्टेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम मैथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स और मैथमेटिक्स, इन तीनों के मिक्सर को हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। अब आता है कि इकोनोमेट्रिक्स के बाद इसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। जैसे स्टेटिक्स एंड मैथमेटिक्स ये हम करते हैं, जो इकोनोमेट्रिक जो वर्ड ईजाद किया गया था 1920 में किया गया था, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग आपको बात करता है। लीनियर हम ऐसे देख ली, स्टेटिक्स में आप करते हो तो इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। और अगर मान लें कि कर्व की फॉर्म में बना दें ऐसे, इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर, सॉरी कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर हम बोल सकते हैं। जबकि ये हमें करना नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस लीनियर प्रोग्रामिंग। इकोनोमेट्रिक में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट वन सर, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स और मैथ में इंक्लूड करते हैं। स्टार्ट कब हुआ था ये? 1920 में, और ये क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। और लास्ट वन अपना आता है केस स्टडी मेथड। क्या आता है? केस स्टडी मेथड। ये हार्वर्ड अप्रोच दी गई थी। इसके अंदर क्या क्या? सेशन, पेनरी सेशन, इट मीन्स ये होता है आपका विस्तृत या पूर्ण। क्या होता है? कंप्लीट सेशन। क्या आता है इसके अंदर केस स्टडी के अंदर? कि आप कंप्लीट स्टडी करते हो किसी की, सिंडिकेट डिसीजन, मिलकर डिसीजन लेते हो, रोल प्लेइंग। नो डाउट आप सबको पता है कि आपको कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं है तो उसका रोल प्ले करना स्टार्ट कर दो। लाइक आपको अकबर के बारे में कुछ सीखना है, हिस्ट्री के बारे में, तो उसके रोल प्लेइंग मेथड से किया जा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सरसाइज या फिर इंसिडेंट, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये क्या क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ याद होना चाहिए क्या, कि बिजनेस इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? आप बोलोगे 4 पार्ट में, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इकोनोमेट्रिक और केस स्टडी। कर लोगे ना। और इसके अंदर क्या क्या आता है? डिडक्टिव में 100% श्योर होते हैं, इंडक्टिव में पॉसिबिलिटी में आंसर आता है, इकोनोमेट्रिक एक नया टर्म स्टार्ट हुआ था 1920 से, और केस स्टडी के अंदर आप किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर कंप्लीट स्टडी करते हो, रोल प्लेइंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये था आपका बेसिक की क्या कुछ होता है, इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर इसकी नेचर, फिर हमने इसका रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, फिर मेथोडोलॉजी। ये छोटे छोटे फॉर्म में आपको नोट्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा हमें डिटेल में करना है, बस ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ से अपना होना चाहिए। फिर ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर आता है यूटिलिटी के रिगार्डिंग, यानी कि आप बोल सकते हो पहले वाले में हमने डेफिनेशन कर ली, फिर हमने किया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। अब अपना नया टॉपिक है यूटिलिटी के रिगार्डिंग।
यूटिलिटी मीन्स किसी भी चीज की उसके अंदर उपयोगिता क्या है, सुना होगा ना नाम, तो ये उपयोगिता, यहां लिख देता हूं मैं, उपयोगिता विवाया वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉमोडिटी विच इज इनसाइड इट, मतलब किसी चीज के जो अंदर होती है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड एंड वांट्स और सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी। यानी कि आप इतना याद रख लेना बस, किसी भी चीज के अंदर जो सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी नीड को, वांट्स को, यानी कि आपकी कोई वांट्स थी उसको अगर कोई कॉमोडिटी सेटिस्फाई कर दे तो आप वो बोल सकते हैं वो उसके लिए क्या है, यूटिलिटी होगी। आपको ज़्यादा प्यास लगी है, अगर आपको पानी पिला दिया जाए तो आपकी प्यास बुझ गई, तो वो क्या हो गया आपके लिए, यूटिलिटी होगी। पानी की यूटिलिटी क्या होती है, प्यास बुझाना। नेक्स्ट वन हम करते हैं फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे क्वेश्चन बनेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स बेसिक से। तो क्या है, इट इज़ द साइकोलॉजिकल फिनोमिना, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट इज़ ए रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है कि मिक्सचर, आप बोल सकते हो दो चीज़ों पे डिपेंड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो सिंगल एक ही यूनिट में हो। लाइक जैसे अगर मैं केजी को केजी से ही कंपेयर करूं तो आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा, केजी को मैं रुपीज़ से, डॉलर से, लीटर से कंपेयर करूँ तो रिलेटिव वगैरह बोल देते हैं। तो क्या ये इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इसके बाद ये क्या है, इट इज़ ए रिलेटिव टर्म है। फिर आपका आता है इट कंसिस्ट बोस्ट यूजफुल एंड हार्मफुल कॉमोडिटी, ये भी आपको याद रखना है। देखो यूटिलिटी आपको जरूरी नहीं है कि वो आपकी हेल्थ के लिए सही हो। जो शराब पीता है उसको शराब से यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो जूस पीता है उसको जूस से यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिलिटी दोनों साइड से हो सकती है, वो आपके लिए यूजफुल भी हो सकती है और आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल कंजप्शन, ये आपकी एक्चुअल कंजप्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन से थे, शाबाश, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। एक तो ये सर साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, वेरी गुड। इट इज ए रिलेटिव टर्म होती है। इट कंसिस्ट बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल कॉमोडिटी। और इट नॉट डिपेंड, क्या है, नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल कंजप्शन। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को जो मेजर किया जाता है वो यूटिल से किया जाता है। किससे किया जाता है, यूटिल से। और ये जो यूटिल्स दिया था ये दिया था फिशर ने। किसने दिया था, फिशर ने। ये आपको याद करना है, हो जाएगा ना। यूटिल्स जो है, यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट इकाई जो है वो यूटिल्स है, और यूटिल्स दी थी फिशर ने। ओके ओके सर। अब आता है सर, एक तो होता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी दी थी मार्शल ने और उसके स्पॉटर्स ने। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जिसको नंबर में मेजर किया जा सकता है, 1 2 3 4। लाइक यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, यहां पर यूटिलिटी जो है बराबर होती है किसके, प्राइस के। किसके बराबर होती है, प्राइस की। यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को अगर आप एक्वायर करते हो तो जो उसके लिए प्राइस देते हो वही उसकी क्या हो जाती है, यूटिलिटी। किसमें, कार्डिनल में। जैसे अगर किसी चीज़ का प्राइस 4 रुपीज़ है तो उसकी यूटिलिटी भी कितनी है, 4 रुपीज़। अगर आप मान लें मार्केट से एक पेन लेके आते हो 10 रुपये में, तो उसकी यूटिलिटी कितनी है कार्डिनल के अकॉर्डिंग, 10 यूनिट्स, 10 यूटिल्स हैं। ठीक है ना, याद रख लेना आपको। ये था आपका कार्डिनल। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल की। ऑर्डिनल जी थी हिक्स ने, एलन ने और पेरेटो ने। ये आपको याद रखने नाम। कार्डिनल यूटिलिटी के फादर थे मार्शल, ऑर्डिनल यूटिलिटी के फादर हैं हिक्स, एलन और पेरेटो। मोस्टली आपको याद रखना है ये हिक्स वाला। कई बार को जो क्वेश्चन में सिर्फ हिक्स भी दे देता है, तो वहां से भी अगर तीनों आ जाए तो तीनों को टिक करना है। अगर कुछ ना दे रखा तो हिक्स दे रखा तो हिक्स हिक्स पे भी काम चल जाता है अपना। ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप क्या करते हो, किसी भी कमोडिटी की जो इंपॉर्टेंस है, सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हो, तो उसको बोलते हैं सर हम रैंक देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, रैंक। तो यहाँ पर आप रैंक दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर आप इसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ऑर्डर, रैंक ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या होता है आपका, ऑर्डिनल यूटिलिटी। आपको याद हो तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम क्या बनाते हैं, आईसी करो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आईसी करो, आईसी करो बनाते थे। ठीक है ना। लेकिन अपने लिए एक बार यही इतना ध्यान रखना है, आगे करेंगे डिटेल में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आपको ये करना है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं अब काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। कहाँ चलते हैं, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। तो जो काइंड्स ऑफ यूटिलिटी दिया गया है, एक होता है आपका मार्जिनल, एक होता है टोटल।
मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मार्जिनल आपने वर्ड सुना मार्जिनल, इसका मतलब था एडिशनल। यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम द यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट, अगर आप एक एडिशनल यूनिट यूज करते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेरी गुड। अब इसका फॉर्मूला क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन, या फिर टोटल यूटिलिटी n प्लस वन माइनस टोटल यूटिलिटी n। देखिए हम इसको करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम करने वाले हैं अभी डिटेल में। देखिए अगर मैंने इसको मान लिया n, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, इसको मैंने क्या माना n, तो इससे पीछे वाला क्या होगा n माइनस वन, और इससे पीछे क्या होगा n माइनस टू। वेरी गुड। और इससे आगे क्या होगा n प्लस वन, और इससे आगे क्या होगा n प्लस टू। ये होता ना ऐसे, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग, तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, फॉर्मूला बनता है टी यू एन, ठीक है ना, टी यू एन, ये है टी यू आपका, और ये एन आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने वहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर लेना। 4, ये n प्लस वन हो जाएगा, ये n प्लस टू हो जाएगा, ये n माइनस वन हो जाएगा, ये n माइनस टू हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, टी यू एन, एन कितना होगा 24, चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24, माइनस n माइनस वन कितना है 24, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो। देखो इसके सामने आ गई ना जीरो, वेरी गुड। ऐसे ही आपको करना है क्या, सेकंड वाला हम करके देखते हैं। देखिए अभी अगर हम करते टी यू एन प्लस वन, आपको याद हो तो मैंने इसको n माना था, इसको क्या माना था n प्लस वन, तो अब क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, आंसर आना चाहिए -4। कैसे सर, टी यू एन प्लस वन कितना आपका 20, माइनस n कितना है सर आपका 24, तो कितना हो जाएगा -4। वेरी गुड, आप ऐसे निकाल सकते हो। कहने का मतलब इससे आगे प्लस में होते जाएंगे, इससे पीछे माइनस में होते जाएंगे। जो आपको उठाना है, ये उठा लिया आपने, तो इससे पीछे वाला माइनस करना, अगर आपने माइनस ये उठा लिया तो इससे पीछे वाला करना, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। अब आते हैं इसके डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के बाद आता है टोटल यूटिलिटी। क्या आता है, टोटल यूटिलिटी। अब जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं सम, यानी कि सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो एक तरफ दिया गया है आपको कॉमोडिटी, यानी कि एप्पल 1 2 3 4 5 6, इसकी यूनिट दे रखी है, फिर मार्जिनल यूनिट आपको दे रखी है, फिर टोटल यूनिट आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो मार्जिनल यूनिट अगर गिवन है तो आप टोटल यूनिट निकाल सकते हो, और टोटल यूनिट गिवन है तो आप मार्जिनल यूनिट निकाल। जैसे मार्जिनल यूनिट गिवन है, तो आप अगर आपको टोटल यूनिट निकालनी से, क्योंकि टोटल यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ मार्जिनल, तो क्या करेंगे, पहले 12 का 12 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, वो यहाँ लिख देंगे, 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा 24, ऐसे करते करते आप चले जा सकते हो। यानी कि आप मार्जिनल से भी जा सकते हो टोटल पर, और टोटल से आ सकते हो मार्जिनल पर। होप सो ये आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ अपना। अब डायग्राम में देखो क्या कुछ दे रखा है, एक तरफ दे रखा है आपकी यूनिट्स, ठीक है, और पहले हम इतने पोर्शन को करने वाले हैं। ये तो नीचे दे दी यूनिट्स, यूनिट्स क्या दे रखी 1 to 6, आपने याद हो तो यहाँ हमने किया था अभी 1 to 6, तो 1 to 6 7 तक दे दी, और फिर हमने क्या कर दिया 4 4 का डिफरेंस 0 4 8 ये कर दिया हमने। अब देखो साथ के साथ इसको करेंगे तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है ना, 8 12 8 4 0 4 माइनस ये। अभी देखिए यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कितनी जा रही है सर, मैक्सिमम जा रही है 24 तक, तो 24 तक अगर मैक्सिमम जा रही है अपनी, तो हम जो नंबर है वो 24 तक ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लो आप। ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी का डायग्राम पूरा कंप्लीट, ठीक है। और जो देखो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट पे ये 12 है, ये 12 है, तो हम दोनों को क्या करते हैं सर, ये 1 यूनिट पे ये 12 हो गया, ये मार्जिनल आ रही है, ये टोटल जा रही है, तो यहाँ पर दोनों कंबाइन है, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। फिर आगे सेकेंड यूनिट मार्जिनल है 8 तो सर यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, और टोटल है 20, टोटल 20 यहाँ पर आता है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर थर्ड पे है 4, थर्ड यूनिट पे कितने 4 तो है मार्जिनल, और 24 है आपकी टोटल।
ऐसे ही 4 पे ये है 0 और ये क्या है 24 का 4, 5 पे ये -4 यहाँ कर लेते हैं और ये कितना है 20, तो ये यहाँ पर आ जाता है। फिर क्या था 6 पे है -8 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का दिखाया गया है। टोटल यूटिलिटी हमेशा आपको ओरिजिन 0 से स्टार्ट करनी है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आपको। मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से चलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम अलग से बनाया गया है। देखो यहाँ तो मार्जिनल यूटिलिटी ये थी आपकी, अब इसी को डिफाइन किया गया। देखो जब 1 यूनिट है तो ये 12 है, तो ये 1 है तो ये 12 यहाँ पर आ गया। जब ये 2 है तो ये 8 है, यहाँ पर आ गया। 3 है तो 4 है, यहाँ पर आ गया। 4 है तो 0 है, तो यहाँ पर आ गया। 5 है तो ये आपका 4 था, तो यहाँ पर आ गया। 6 है तो आपका कितना हो जाएगा, ये करीब करीब आपका हो जाएगा 8 के रिगार्डिंग। कितना हो जाएगा 8 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चला गया। ये थोड़ा सा आप स्ट्रेट ले लेना। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपने देखा हो तो ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, ये पोर्शन पे 0 है और इस पोर्शन पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है नेगेटिव। आपने देखो जब तक पॉजिटिव है, जब तक यहाँ इस एरिया के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है यहाँ तक इस एरिया में, स्टार्टिंग स्टेट में। लेकिन जैसे ही ये 0 पर पहुँचती है ये मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी 0 तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। वेरी गुड। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट कर देती है। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये गिर रहा है, ये गिरना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। अच्छा जी, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव होती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हमेशा ये पॉजिटिव होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। होप शो आपको ये आ गया होगा समझ में।